Assalamu alaikum. Hope you will be fine, dear students. Our next topic is standard enthalpy changes. We will study different terms under this topic. The first term is standard enthalpy change. Okay. First of all, we have to study what is standard enthalpy change. Okay. You have already studied in your previous lecture that what is enthalpy. Heat at constant pressure is called enthalpy. And what is enthalpy change? Enthalpy change means delta H, that is enthalpies of products minus enthalpies of reactants. Now what is standard? Standard means when you measure the heat change under standard condition, then that is called standard enthalpy change. So what are the standard conditions? Standard conditions are pressure 1 atmosphere and टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, लेकिन ये तो डिग्री सेंटीग्रेड में है, तो +273 मीन्स 298 केल्विन. स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज इज डिनोटेड बाय डेल्टा एच नॉट या डेल्टा एच नॉट टू 98. ठीक है. अच्छा, अब देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास ये रिएक्शन है ना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन फॉर्मिंग वाटर. ठीक है, तो अब आपकी इसकी स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इंथैल्पी चेंज इज डिटरमिन्ड यूजिंग एन एपरेटस कॉल्ड कैलोरीमीटर. ठीक है, कैलोरीमीटर मैं आगे डिटेल में डिस्कस करूँगी. यहाँ पे मैं सिर्फ इतना बताती हूँ कि कैलोरीमीटर जो है वो टाइटली क्लोज्ड कंटेनर होता है, कॉपर का वेजल होता है और बाहर से वुडन बॉक्स में बंद होते हैं, अंदर थर्मामीटर और स्टिरर फिट हुए हुए होते हैं. राइट. तो अब आपने कैलोरीमीटर में क्या करना है, रिएक्टेंट्स डालने हैं जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. राइट. सूटेबल कंडीशन दे देनी है जैसे स्पार्क. वाटर बन जाएगा. वाटर बनते ही या एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा या एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, तो वो आपको थर्मामीटर से पता चलेगा. अगर टेम्परेचर राइज होता है थर्मामीटर का, मीन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ है, और अगर डिक्रीज होता है तो मीन्स एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ है. तो इस अच्छा, और कंडीशंस आपने क्या रखनी है इस प्रोसेस के दौरान? प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, और टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन यानी रूम टेम्परेचर पे आपने करना है. तो ये जो आपके पास इंथैल्पी चेंज आएगी इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज, क्योंकि आपने अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ये इंथैल्पी चेंज फाइंड आउट किया. राइट. अच्छा, अब देखिए किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी कंपाउंड की इंथैल्पी चेंज फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, उस मॉलिक्यूल या उस कंपाउंड को ऐसे एलिमेंट्स से बनाना है या एलिमेंट्स इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट जो होते हैं उनसे आपने बनाना है. ठीक है, और ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट, इनकी इंथैल्पीज को ज़ीरो वैल्यू दी जाती है. ठीक है. लाइक अब वाटर देखिए हम किसी और तरीके से भी तो बना सकते हैं, जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस को मिक्स कर लें, सॉल्ट और वाटर बन जाता है. लेकिन उसको अगर आप कैलोरीमीटर में कैरी करेंगे तो वो इंथैल्पी चेंज सिर्फ वाटर की नहीं होगी, बल्कि वो पूरे रिएक्शन की वो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगी. तो अगर आपको सिर्फ एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड की इंथैल्पी चेंज फाइंड आउट करनी होगी तो फिर आप उस मॉलिक्यूल या उस कंपाउंड को उसके एलिमेंट्स से बनाएंगे. राइट. जैसे देखें H2O2. ठीक है, और ये एलिमेंट्स का मैंने क्या कहा है कि इनकी इंथैल्पी चेंजेस जो है वो ज़ीरो होती हैं. ठीक है, देखें जैसे आप लोगों की बुक में पेज नंबर 342 पे इन्होंने ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ. यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि the standard enthalpy of formation of all the elements in their most stable form is arbitrarily taken as 0. ठीक है, यानी जो एलिमेंट्स होते हैं ना अपने मोस्ट स्टेबल फॉर्म में, तो उस फॉर्म में इनकी इंथैल्पी जो है हीट चेंज जो है वो क्या होती है? ज़ीरो. अब मोस्ट स्टेबल फॉर्म का क्या मतलब है? जैसे देखिए कार्बन सी की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसकी इंथैल्पी ज़ीरो है. सल्फर एस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसकी इंथैल्पी ज़ीरो है. ऑक्सीजन ओ में नहीं करता है, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसकी इंथैल्पी ज़ीरो है. इसी तरह हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में करता है, हीलियम He की फॉर्म में करता है. तो ये जिस फॉर्म में स्टेबल फॉर्म में ये नेचर में एग्जिस्ट करते हैं ना, उस फॉर्म में इनकी इंथैल्पी ज़ीरो होती है. ठीक है, तो फिर जब हम कैलोरीमीटर में इस तरह के एलिमेंट्स से एक मॉलिक्यूल या एक कंपाउंड बनाते हैं तो हमारे पास कैलोरीमीटर में वो जो हीट चेंज आती है, तो वो हीट चेंज असल में इस फिर मॉलिक्यूल, इस कंपाउंड या इस प्रोडक्ट की होती है. ठीक है, तो इसको स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज कहते हैं. तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज को? हीट चेंज. ठीक है, heat change या change in enthalpy measured at room temperature and 1 atmospheric pressure. ठीक है, when the reactants and products are in their standard natural state. ये देखें ये इनकी नेचुरल स्टेट है. नेचुरल स्टेट का मतलब जिस फॉर्म में ये नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, तो उस स्टेट में एलिमेंट्स को लेना है और उससे फिर प्रोडक्ट या मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो भी है वो बनाना है. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट टर्म इज़ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. ठीक है, अब देखिए स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? अगेन इंथैल्पी आप लोगों ने पढ़ लिया. इंथैल्पी किसे कहते हैं? हीट चेंज. राइट.
और स्टैंडर्ड का मतलब अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। ऑफ फॉर्मेशन का क्या मतलब है, अब हम एक प्रोडक्ट फॉर्म होने की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि हीट चेंज, ठीक है, दैट रिजल्ट्स व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स where all the reactants and products are in their standard state, are at their standard state, ठीक है। ये देखिए हीट चेंज, ये अब उसी तरह से कैलोरीमीटर में आप डिटर्मिन करेंगे ना, तो कार्बन और ऑक्सीजन को मिक्स करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये आपके पास एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन है। ये देखिए इसके साथ हम F लगाते हैं, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो कर रहा है माइनस साइन, तो ये इसकी एंथैल्पी चेंज है। तो हम इसको क्या कहेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, हीट चेंज, ये आपके पास हीट चेंज आ गई, ठीक है। व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स एट या अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, तो इसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। और एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है अगेन यहाँ पर कि ये जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स की एंथैल्पीज क्या होंगी, ज़ीरो होंगी, ठीक है। नेक्स्ट टर्म इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। देखिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, ये भी उसी तरह से है। एंथैल्पी का मतलब हीट चेंज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, ऑफ रिएक्शन का मतलब पूरे रिएक्शन की अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कोई रिएक्शन कैरी आउट करते हैं, जैसे देखिए फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन है वाटर आप बनाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करके वाटर बनाते हैं, तो इसकी जो डेल्टा H0 रिएक्शन है वो -572 है, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा, अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फुल रिएक्शन क्या होगा, तो फुल रिएक्शन का जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी होगा ना, वो असल में एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स होगा और अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द स्टैंडर्ड enthalpy of reaction is the change in enthalpy for a given reaction calculated from the standard enthalpies of formation for all the reactants and products। यानी मैथमेटिकली हम इसको यू लिखते हैं, ये देखें ये enthalpy change of reaction हो गया, और हम इसके साथ लगाते हैं, और ये है sum of summation sum of enthalpy changes of products minus sum of enthalpy change of reactant। जैसे इस वाले रिएक्शन के लिए हम इसको यू लिखेंगे, हम कहेंगे के सम ऑफ, ठीक है। अब इंथैल्पी चेंज ऑफ प्रोडक्ट क्या है, वाटर, तो वाटर के साथ हम 2 लगाएंगे क्योंकि 2 मोल्स है, माइनस सम ऑफ इंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट दैट इज़ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन के साथ हम 2 लगाएंगे, ठीक है। तो अब जो वाटर है, तो वाटर की इंथैल्पी चेंज -572 है, ये दोनों अपने एलिमेंटल फॉर्म में, इनकी इंथैल्पी 0 होंगी, तो ये आपके पास टोटल -572 जो आएगा, इसको हम इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन कहेंगे अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, ठीक है। दिस इज इंथैल्पी change of reaction। अच्छा, the next term is स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, ठीक है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन को हम देखें डेल्टा H0C से डिनोट करते हैं। अब देखें व्हाट इज कंबस्शन, कंबस्शन किसे कहते हैं, व्हेन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज बर्न इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो अब कंबस्शन का प्रोसेस आपने स्टैंडर्ड कंडीशन पे करना है, वहाँ पे जो हीट चेंज आएगी उसको हम एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन कहेंगे। तो इसमें हम एग्जांपल लेते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ये देखिए ये मीथेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको हम एयर में बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, ठीक है। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें -890 किलो जॉल्स पर मोल ऑफ हीट इवॉल्व होती है। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, ठीक है, हीट प्रोड्यूस हो रही है व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है, इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट इज कम्प्लीटली बर्न इन एक्सेस ऑफ एयर और ऑक्सीजन एट 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसको हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन कहते हैं, ठीक है। अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन भी उसी तरह से हम फाइंड करेंगे सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। जैसे आप देखिए आप लोग की बुक में एक न्यूमेरिकल दिया है पेज नंबर 343 पे, एग्जांपल 11.3। ये देखिए द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर। तो मीथेन की हीट ऑफ कंबस्शन ये है, कार्बन डाइऑक्साइड की ये है, वाटर की ये है, ठीक है। कैलकुलेट द हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन का हीट ऑफ कंबस्शन फाइंड करना है। तो हम क्या लिखेंगे, एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन इज इक्वल्स टू सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट, यानी एंथैल्पी चेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एंथैल्पी चेंज ऑफ वाटर माइनस एंथैल्पी चेंज ऑफ मीथेन प्लस एंथैल्पी चेंज ऑफ ऑक्सीजन।
वाटर की इंथैल्पी के साथ हम 2 लगाएंगे, ऑक्सीजन के साथ भी 2 लगाएंगे, ठीक है। देखिए सबकी इंथैल्पीज आपको गिवन है, ऑक्सीजन की इंथैल्पी आपको नहीं दी, वो आपने खुद से 0 लगानी है क्योंकि ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में। तो ये आपके पास इंथैल्पी चेंज ऑफ फुल रिएक्शन आएगा। तो चूंकि ये कंबस्शन रिएक्शन हो रहा है तो हम इसको इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टर्म इज स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। देखिए स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को हम डेल्टा एच नॉट एन से डिनोट करते हैं। अब स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन किसे कहते हैं? तो न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस आप लोगों ने पढ़ा है। व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन? व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो वहाँ पे अब हीट चेंज यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा और अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन हम इसको कैरी आउट करेंगे तो उसको स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। जैसे देखें फॉर एग्जांपल न्यूट्रलाइजेशन की एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्टिंग टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, या हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, क्योंकि ये एसिड है तो एसिड से H पॉजिटिव और बेस से OH नेगेटिव, इससे वाटर बन रहा है। ये इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा -57.4। न्यूट्रलाइजेशन भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, कंबस्शन भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं? अगेन इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड when 1 mole of hydrogen ion from an acid reacts with 1 mole of hydroxide ion from a base to form 1 mole of water, ठीक है। तो इसको इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, द नेक्स्ट टर्म इज़ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखिए नेम से क्लियर हो रहा है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड, ठीक है, टू डिसोसिएट अ बॉन्ड, तो उसको हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है इसके बारे में हम कहते हैं इट इज़ अ मेजर ऑफ द बॉन्ड स्ट्रेंथ, यानी जितनी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी इसका मतलब है ये बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग है, यानी जो बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसको उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी ब्रेकअप करने के लिए, ठीक है। तो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज़ डिफाइंड एज द इंथैल्पी चेंज टेकिंग प्लेस व्हेन अ पर्टिकुलर बॉन्ड इज़ ब्रोकन, ठीक है। हीट चेंज जो आपके पास आएगी जब आप एक बॉन्ड को ब्रेकअप करेंगे उसको बॉन्ड डिसोसिएशन के एनर्जी कहते हैं। जैसे देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेकअप करने के लिए H2 है ना, तो H के बॉन्ड को ब्रेकअप करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए होती है, O2 में OO बॉन्ड को ब्रेकअप करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए होती है। तो दीज आर कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक इज़ हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी और एक और है स्पेसिफिक हीट। अच्छा, तो देखिए हीट कैपेसिटी किसे कहते हैं? हीट कैपेसिटी इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल C, ठीक है। व्हाट इज़ हीट कैपेसिटी? हीट कैपेसिटी को हम डिफाइन करते हैं इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड व्हेन to raise the temperature of a given amount of the substance by 1 डिग्री सेल्सियस और केल्विन, ठीक है। हीट कैपेसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि ये क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ठीक है, कितनी हीट रिक्वायर होती है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। आपके पास एक गिवन अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस है तो उसको जब आप हीट देते हैं ना, ठीक है, तो हीट देने से जब उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन इंक्रीज़ होता है तो उसको हम हीट कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है। हीट कैपेसिटी का यूनिट होता है जॉल्स पर केल्विन, ठीक है। और एक आप लोगों की बुक में लिखा हुआ है कि इसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या चीज़ होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मीन्स के द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या मतलब है? जैसे देखिए इसमें हमने डेफिनेशन में कहा है ना कि हीट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ठीक है, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। तो गिवन अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस जो है वो तो फिर कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर आप गिवन अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस 1 ग्राम लेंगे तो फिर थोड़ी हीट चाहिए होगी, ठीक है। और अगर आप गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 2 ग्राम लेंगे तो फिर ज़्यादा हीट रिक्वायर होगी। तो इसलिए हम इसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब कि जो अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, हीट कैपेसिटी के बाद नेक्स्ट टर्म है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट को हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। और स्पेसिफिक हीट क्या चीज़ है? वही हीट कैपेसिटी की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें हम अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस मेंशन करते हैं ना, तो उसी तरह से हम इसको भी डिफ़ाइन करेंगे। लेकिन हम क्या कहेंगे कि स्पेसिफिक हीट होता है इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ठीक है, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और केल्विन। यानी वही अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड या
1 केल्विन, लेकिन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसमें फिक्स्ड है कि 1 ग्राम होना चाहिए, और उसमें हमने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को फिक्स नहीं किया, तो इसलिए फिर इसका जो यूनिट है ना उसमें हम पर ग्राम डालते हैं। ये देखें जॉल पर केल्विन है ऊपर वाला, और इसमें हम जॉल पर ग्राम पर केल्विन डालते हैं, और ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव एक्सटेंसिव के ऑपोजिट है। इंटेंसिव किसे कहते हैं? विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस। तो ये क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस पे क्यों डिपेंड नहीं करता है? क्योंकि यहाँ पर हमने अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस को फिक्स कर दिया है 1 ग्राम, तो इसलिए फिर हम इसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, नाउ व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट? तो वो हम इस मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू लिखते हैं। ये मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है? कैपिटल C इज इक्वल्स टू एम एस। ठीक है, कैपिटल C हीट कैपेसिटी है, M क्या चीज़ है? मास ऑफ द सब्सटेंस है, और S क्या है? स्पेसिफिक हीट है। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। अच्छा, फिर इसी तरह से हमारे पास एक और इक्वेशन है, हमारे पास एक और इक्वेशन है, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। Q क्या चीज़ है? Q जो है वो अमाउंट ऑफ हीट को डिटर्मिन करता है ना, यानी अमाउंट ऑफ हीट जो है रिक्वायर्ड, और ये M क्या है? मास ऑफ द सब्सटेंस है, S स्पेसिफिक हीट है, डेल्टा T जो है वो टेम्परेचर में जो चेंज आता है ना, वो जो कैलोरीमीटर में हम करते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें तो इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग एम एस C के इक्वल होता है, तो ये जो एम एस है इसकी जगह हम कैपिटल C लगा लेते हैं, तो हमारे पास एक और इक्वेशन बन जाती है, वो है Q इज इक्वल्स टू C डेल्टा T। तो Q क्या चीज़ है? अमाउंट ऑफ हीट, C जो है वो हीट कैपेसिटी हो गया, और डेल्टा T जो टेम्परेचर में आपके पास चेंज आता है, राइट। अच्छा, नेक्स्ट टर्म है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी देखें वही हीट कैपेसिटी है, लेकिन उसमें हमने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नहीं मेंशन किया था, इसमें हम कहते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 1 मोल होना चाहिए। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? वही डेफिनेशन है कि इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ठीक है, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन। तो फिर इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा जॉल्स पर मोल पर केल्विन। देखिए स्पेसिफिक हीट में यहाँ पे हमने पर ग्राम डाल दिया था, और इसमें जॉल्स पर मोल पर केल्विन आता है, राइट। अच्छा, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कैलोरीमीट्री। हम कैलोरीमीटर का वर्ड हमने 2-3 दफ़ा यूज़ किया, तो हमने ये पढ़ना है कि कैलोरीमीट्री किसे कहते हैं। ठीक है, कैलोरीमीट्री जो है ना, इसमें हम असल में कैलोरीमीटर स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो भी कभी कोई केमिकल प्रोसेस हो या फिज़िकल प्रोसेस हो, तो केमिकल या फिज़िकल प्रोसेस में इंथैल्पी चेंज जो हम मेजर करते हैं वो हम एक एपरेटस के थ्रू मेजर करते हैं, और उस एपरेटस को क्या कहते हैं? कैलोरीमीटर कहते हैं, राइट। अच्छा, अब कैलोरीमेट्री क्या होता है? तो कैलोरीमेट्री इस प्रोसेस को कहते हैं द प्रोसेस और मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन और फिजिकल चेंजेस, उसको कैलोरीमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो हमने अब इंथैल्पी चेंज की मेजरमेंट पढ़नी है यूजिंग कैलोरीमेट्री। ठीक है, तो इंथैल्पी चेंज को हम मेजर करते हैं यूजिंग डायरेक्ट कैलोरीमेट्री या इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री। डायरेक्ट कैलोरीमेट्री जो है उसमें ये अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो वाला है, और इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री में हम हेसिस लॉ पढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम वहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ अब हमने डायरेक्ट कैलोरीमेट्री पढ़ना है। ठीक है, डायरेक्ट कैलोरीमीटर में देखिए हम उसी तरह से कैलोरीमीटर जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, कैलोरीमीटर मैंने आपको थोड़ा सा बता भी दिया है कि कैलोरीमीटर क्या होता है, किस टाइप का होता है। तो ये आप लोगों की बुक में पेज नंबर 346 पे देखें, कैलोरीमीटर की डायग्राम दी हुई है। ये देखें, ये कैलोरीमीटर है, इसमें देखें ये आपके पास ये वुडन बॉक्स होता है, ये बाहर से ये वुडन है, वुडन डब्बा है। इस वुडन के अंदर यहाँ पर कॉटन वूल होती है, और कॉटन वूल के अंदर देखें ये एक और बॉक्स पड़ा हुआ है, छोटा सा कंटेनर पड़ा है। ये जो कंटेनर है ये अंदर वाला ये कॉपर वेसल का होता है, और इस कॉपर वेसल के कंटेनर के अंदर यहाँ पर स्टिरर भी होता है, थर्मोमीटर भी होता है, और इसके अंदर हम फिर वो सोल्यूशन डालते हैं। ठीक है, अब ये देखें ये कॉपर वेसल का जो कंटेनर है ये बाहर से वुडन बॉक्स में बंद होता है, तो ये इसलिए होता है ताकि यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है तो वो हीट बाहर ना निकल सके। ठीक है, तो ये कॉटन वूल और वुडन बॉक्स उस हीट को ट्रैप रखते हैं, और इसके ऊपर यहाँ पर लिड होता है, वो लिड जो है वो भी वुडन बना होता है, वुड का बना होता है, और उसमें सिर्फ छोटे से 2 होल होते हैं, जिसमें एक होल के थ्रू जो है वो स्टिरर डालते हैं और दूसरे होल के थ्रू थर्मोमीटर डालते हैं। हम इसकी जगह पर ये उसका जो पॉलीस्टाइरीन का कप है वो भी यूज़ कर सकते हैं,
वो डिस्पोजेबल ग्लास आप लोगों ने देखे होंगे। तो ये देखें, ये पॉलीस्टाइरीन का कप लेकर उसके ऊपर पॉलीस्टाइरीन ही का कैप, राइट, ठीक है। और वो देखें बाकी उसमें वही स्टिरर पड़ा हुआ है, थर्मामीटर पड़ा हुआ है, राइट। अच्छा, अब इसमें हमने वो सोल्यूशन डालना है। तो हम इस एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करें, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड का एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे, यानी वाटर में डिसॉल्व करेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस का एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे। और फिर इन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के एक्वस सोल्यूशन को इसके अंदर डालेंगे। पहले एसिड डाल लें, राइट, फ़ौरन बेस डालें। बेस डालते ही लिड बंद करें, स्टिरर को हिलाएं और थर्मामीटर को देखें। तो आप देखेंगे कि थर्मामीटर का टेम्परेचर 25 से रूम टेम्परेचर से राइज़ होना शुरू हो जाएगा, सडन राइज़ होगा, ठीक है। तो क्यों राइज़ होता है, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, उसमें हीट इवॉल्व होती है। तो ये जो आपके पास थर्मामीटर का टेम्परेचर जब कांस्टेंट हो जाएगा तो आप वो वैल्यू नोट कर लेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हुआ है, एसिड और बेस जो है वो जब सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, ठीक है, तो वो जो हीट इवॉल्व होती है ना, वो हीट इवॉल्व जो है उसको यहाँ पर वाटर ने गेन कर लिया है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, हम कहते हैं कि हम यहाँ पर लिखते हैं कि हीट गिवन आउट बाय रिएक्टेंट्स, ठीक है, दैट इज़ इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय वाटर। यानी एसिड और बेस जो है वो रिएक्टेंट है, वहाँ से हीट गिवन आउट और वाटर जो है उसने हीट को गेन किया, ठीक है। तो इधर अब हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं, वो क्या है, Q इज़ इक्वल्स टू एन सी डेल्टा टी। Q क्या है, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड, ये अब हम फाइंड आउट करेंगे। N जो है वो नंबर ऑफ मोल्स हो गया, ठीक है। C क्या चीज़ है, C अभी आपने पढ़ा है मोलर हीट कैपेसिटी को कहते हैं। और डेल्टा टी क्या चीज़ है, डेल्टा टी वो टेम्परेचर राइज है, जो कैलोरीमीटर में टेम्परेचर राइज हो जाएगा ना, तो उसको आप डेल्टा टी से डिनोट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसकी जगह पर अगर आप यहाँ पर मोलर हीट कैपेसिटी नहीं लगाते हैं, आप स्पेसिफिक हीट लगाते हैं, यानी अगर आपको न्यूमेरिकल्स में स्पेसिफिक हीट दी हो तो फिर स्पेसिफिक हीट में आप क्या करेंगे, वही Q इज़ इक्वल्स टू यहाँ पे N नहीं बल्कि N की जगह पर हम यहाँ पर मास लिखेंगे, ठीक है। और मास के बाद जो है वो उसी तरह से ये हो जाएगा स्पेसिफिक हीट, राइट, और ये हो जाएगा डेल्टा टी टेम्परेचर में जो चेंज आया है, राइज आया है, ठीक है। तो अगर आपको न्यूमेरिकल्स में स्पेसिफिक हीट दी हो तो स्पेसिफिक हीट में फिर आपने यहाँ पे मास ऑफ सब्सटेंस लगाना है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट में मास वो होता है, और मोलर हीट कैपेसिटी में यहाँ पे हम मोल्स लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें आपको एक न्यूमेरिकल जो है वो दिया हुआ है, और उस न्यूमेरिकल में आप देखें एग्जाम्पल 11.4 में देखें, व्हेन 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वॉल्यूम दिया हुआ है और उसकी मोलैरिटी दी हुई है, ठीक है। और एडिड टू 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका भी वॉल्यूम दिया हुआ है और मोलैरिटी दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है, आपको इन दोनों का नंबर ऑफ़ मोल्स चाहिए। तो नंबर ऑफ़ मोल्स के लिए हम क्या करेंगे, देखें आप लोगों ने मोलैरिटी पढ़ा हुआ है, मोलैरिटी किसको इक्वल होते हैं, मोलैरिटी किसे कहते हैं, ये मोलैरिटी होता है ना, मोलैरिटी होता है मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो मोल्स किसके इक्वल हो जाएगा, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो मोल्स हो जाएगा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो अब ये हम देखें मोल्स कैलकुलेट करेंगे, तो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ HCl कैलकुलेट करने के लिए वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी, लेकिन वॉल्यूम आपको सेंटीमीटर क्यूब में दिया है तो इसको डेसीमीटर क्यूब में चेंज करना है, क्योंकि देखें वहाँ पर आपको डेसीमीटर क्यूब चाहिए होता है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब है ना। तो डेसीमीटर क्यूब के लिए आप इस 50 को 1000 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो ये वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी, ये इसके मोल्स आ गए हैं। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी, ये इसके मोल्स आ गए हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि इस रिएक्शन में 0.1 मोल ऑफ बेस इज रिएक्टिंग विद 0.1 मोल ऑफ एसिड। अच्छा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है, 50, और 50 मीन्स 100 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। अब हम मास ऑफ सोल्यूशन फाइंड करेंगे। मास ऑफ सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास किसके इक्वल हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम में डेंसिटी देखें कितनी है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाटर की होती है, और वॉल्यूम कितना है ये देखें 100 सेंटीमीटर क्यूब है।
तो मास ऑफ सोल्यूशन आपके पास कितना है 100 ग्राम। अब हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल में आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दी है, तो स्पेसिफिक हीट के लिए मैंने अभी आपको बताया कि स्पेसिफिक हीट के लिए आप यहाँ पे मास लिखेंगे। तो मास इनटू टेम्परेचर में राइस इनटू स्पेसिफिक हीट। मास ऑफ सोल्यूशन देखिए कितना है 100 ग्राम है, मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर राइज देखिए न्यूमेरिकल में दिया है 13.6 है, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आपको दी हुई है 4.2। तो ये आपके पास देखिए माइनस साइन के साथ ये वैल्यू आती है, ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, माइनस का मतलब है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपके पास हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आई है ये किसके लिए आई है, 0.1 मोल ऑफ बेस रिएक्टिंग विद 0.1 मोल ऑफ एसिड के लिए आपके पास इतनी न्यूट्रलाइजेशन आई है। तो अब अगर हमें 1 मोल के लिए कैलकुलेट करना हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू कर सकते हैं, यानी हम कहेंगे कि 0.1 मोल एसिड बेस की न्यूट्रलाइजेशन इतनी है तो 1 मोल की कितनी हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो ये जैसे बुक में इन्होंने दिया हुआ है, ये देखें इन्होंने लिखा है कि 0.1 मोल ऑफ एसिड एंड 0.1 मोल ऑफ बेस की न्यूट्रलाइजेशन इतनी है। तो 1 मोल ऑफ एसिड और 1 मोल ऑफ बेस की कितनी हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू दिस डिवाइडेड बाय 0.1। तो ये आपके पास इतनी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आ रही है, ठीक है। अच्छा, अभी आपके पास वैल्यू आ रही है 57120। तो हम 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल इधर लगा लेते हैं। तो ये 3 डिजिट्स डेसिमल इधर लगाएंगे ना, यहाँ से यूँ करके आएंगे, तो ये हो जाएगी -57.12 इंटू 10⁻3, और वो 10⁻3 को हम किससे डिनोट करेंगे, किलो से। तो ये आपके पास हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आ गई है, ठीक है। तो ये था डायरेक्ट कैलोरीमेट्री। अच्छा, इसी तरह फिर इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री जो है उसमें फिर हम हेसिस लॉ यूज़ करते हैं, ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। आपको कोई क्वेश्चंस हो, ना समझ आया हो, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।